बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम अध्याय 3 यानी समानता की बात करेंगे। इससे पहले हमने स्वतंत्रता पढ़ा और स्वतंत्रता समानता ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है राजनीति विज्ञान में। इनको समझे बिना हम राजनीति विज्ञान को नहीं समझ सकते। हम राजनीतिक अधिकारों की बात जब करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वतंत्रता या राजनीतिक समानता की बातें सामने आती हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं अपने आसपास। आप कभी जब देखेंगे समानता क्या है या असमानता क्या है तो दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी अपने आसपास नज़र दौड़ाएं। अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने गांव में नज़र दौड़ाएं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ है, सर्व सुविधा संपन्न है ना। गांव में रहते हुए भी उनके पास पक्के अच्छे बड़े मकान हैं, गाड़ियां हैं, सारे कृषि के सारे यंत्र हैं, है ना। सारी आधुनिक सुविधाएं उनके घर में हैं गांव में रहने के बावजूद। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जीवन यापन के लिए उनके पास न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के लिए भी संसाधन नहीं रहते। तो क्या है ये क्या है, यही असमानता है ना। समानता का जन्म असमानता से ही होता है कि जब हम समझेंगे कि असमानता क्या है तभी हम समानता को समझ सकते हैं, है ना। तो क्या होता है, ये हम कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए और कुछ अमीर कुछ गरीब नहीं होना चाहिए और सबके साथ समान, सबको इक्वल होना चाहिए। तो कुछ लोग ये तर्क देते हैं अगर ऐसा है तो सभी आलसी और निकम्मे बन जाएंगे कि अगर सबको बराबर मिलेगा तो जो मेहनती लोग हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, मेहनत करते हैं, अधिक प्रयास करते हैं, तो वो तो करेंगे ही नहीं क्योंकि उनको पता है जो इसको मिल रहा है वो मुझे मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ कुछ ऐसी विसंगतियां, ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके जवाब देना आवश्यक होता है और हमें अवधारणा समझनी पड़ेगी कि सिर्फ कुछ लोगों पे बहुत अच्छा मकान है, कम मकान की बात नहीं हो रही है। बात मूलभूत आवश्यकताओं की हो रही है, यानी एक मनुष्य होने के नाते किसी के पास कुछ न्यूनतम सुविधाएं अवश्य हों कि जिसके बिना उनका जीवन यापन नहीं चल पा रहा हो। एक मानव होने के नाते एक आदर्श स्थिति उसको प्राप्त हो, है ना। भले ही फिर और भौतिक सुख सुविधाएं उसके बराबर ना हो, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतनी अर्जित कर लेगा, ठीक है, लेकिन दूसरे के शोषण के आधार पर नहीं, है ना। तो ये समानता का मूल मंत्र है। थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूंगी। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है कि समानता महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण है समानता। ऐसा क्या है कि राजनीति विज्ञान में समानता एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पे हम बात करते हैं, है ना। तो समानता और स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सारी चीजें फ्रांसीसी क्रांति से समानता स्वतंत्रता बंधुत्व की धारणा, यानी सभी मनुष्य जो है वो समान है, सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए बराबर से और सभी में भाईचारा बंधुत्व होना चाहिए, कोई अधिक बड़ा कोई छोटा ना हो। ये जो विचार है ये हमें फ्रांसीसी क्रांति से कहीं ना कहीं आधुनिक युग में मिला है। तो थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे, मैंने कुछ लिखा है इसमें और कुछ आंकड़े भी आपको बताऊंगी जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं। और आपने देखा हुआ, आप अपने आसपास सब देखते हैं। चाहे कई बार हमें ऐसा लगता है, बच्चों को लगता है कि माँ बाप एक बच्चे को ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा सुविधाएं हैं, दूसरे को कम है, तो माता पिता के अपने अपने तर्क होते हैं। उनका कहना है कि ये पढ़ने वाला है तो इसको ज़्यादा सुविधाएं, क्योंकि ये पढ़ जाएगा तो आगे, दूसरा नहीं पढ़ रहा है तो वो घर के कामों में लगा देते हैं या उतना उस पर ध्यान नहीं देते। उनका तर्क अपनी जगह है और जो बच्चा उपेक्षित हो रहा है उसका तर्क अपनी जगह है, उसका सोचना अलग अलग है। तो दो दृष्टिकोण होते हैं सोचने के और बहुत ही जटिल मुद्दा है ये समानता असमानता, है ना। चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो या विश्व स्तर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि समानता का दावा है कि सभी मनुष्य समान मानवता के कारण समान महत्व पाने के अधिकारी हैं। अब जो मैं अभी बात कर रही थी, कुछ पे बहुत अधिक मकान है, कुछ पे नहीं है, तो क्या सबको बराबर कर देना चाहिए, उसके मकान तोड़ के उसको बना देना चाहिए? नहीं। लेकिन चूंकि सभी मनुष्य समान हैं, सभी मनुष्य होने के नाते जो है सभी मनुष्यों को समान महत्व। ऐसा नहीं है कि कोई पैसे वाला है तो उसको अलग ट्रीटमेंट हो रहा है ना, और कोई गरीब है बेचारा तो उसको ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, उसकी उपेक्षा की जा रही है। तो चूंकि मनुष्य होने के नाते सभी समान है तो सभी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, समान बर्ताव होना चाहिए, है ना, समान बर्ताव मिलना चाहिए। तो ये जो धारणा है, यही धारणा सार्वभौमिक मानव अधिकार की धारणा के पीछे है। जो सार्वभौमिक मानव अधिकार हैं हमारे, जब कभी भी ऐसा कुछ होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कहते हैं मानव अधिकार वाले आ जाते हैं कि ये अमानवीय हो रहा है, ये कम से कम मानव अधिकारों का ये उल्लंघन है, ये मानव होने के नाते ये व्यवहार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही उसके अधिकार की धारणा, मानव अधिकार की धारणा के पीछे धारणा है। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं आप देखेंगे या राज्य सत्ताएं,
ये सामाजिक असमानता या विशेष अधिकार को कायम रखना चाहती है। जैसा कि हमने फ्रांसीसी क्रांति में देखा था कि जो अभिजात्य वर्ग थे या चर्च के लोग थे और जो राजशाही सत्ता के लोग थे उनको विशेष अधिकार थे, है ना। और जो आम लोग थे उनको क्या था, उनको वो कर देते थे लेकिन उनको सुविधाएं नहीं थी, उनके साथ अलग व्यवहार और उनके साथ अलग व्यवहार होता था। तो इसीलिए तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, है ना। तो ये जो विचार है कि कुछ संस्थाएं उनको महत्व देती हैं कि भाई ये फलाने हैं ढिकाने, पहले बहुत था, अब तो बहुत खत्म हो गया, भारत में तो कम से कम अभी नहीं है। तो इस धारणा ने इन लोगों के विरुद्ध संघर्ष को प्रेरित किया लोगों को कि जो आप चला रहे हो ये ठीक नहीं है। तो जो बहुसंख्यक लोग थे, जैसे फ्रांसीसी क्रांति में जो आम जन थे, तीसरा वर्ग था, थर्ड स्टेट, उन्होंने क्रांति की, है ना, अपने अधिकारों को पाने के लिए। तो वो क्या करते हैं आधुनिक काल में समानता का प्रयोग ऐसी संस्थाओं या राज्य सत्ता के विरुद्ध संघर्ष में हुआ है, प्रयोग किया है कि भाई हमें भी समान अधिकार होना चाहिए, अगर ये टैक्स पे नहीं कर रहे हैं तो हम भी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये 18वीं सदी के अंत में फ्रांसीसी क्रांति इसका उदाहरण है। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी कहीं ना कहीं समानता और स्वतंत्रता बंधुत्व की बात कर रही थी, समानता इक्वालिटी उनको चाहिए थी कि भाई जो विशेष वर्ग हैं उनको विशेष लाभ क्यों और हम लोगों को क्यों नहीं, है ना, हम टैक्स भरें और वो मजे करें, ये वाली चीज थी। तो ये बहुत बड़ा एक सूत्र यहाँ से चला था समानता का, और आगे चलकर ये सभी प्रमुख राजनीति विज्ञान में एक प्रमुख अवधारणा हो गई। हम कई बार ऐसे देखते हैं कि ये विशेष अधिकार जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर हम ये स्वीकार भी कर लेते हैं कि ये ठीक भी है। जैसे कि चाहे सेना के कोई बड़े अधिकारी यानी जनरल का पद हो या हमारे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो उनके साथ तो विशेष बर्ताव भी किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ पर ये उचित है ना, कोई भी इसका उसको विरोध नहीं करेगा, कहेगा कि नहीं ये उस सम्मान को पाने के अधिकारी है, तो इनके साथ विशेष अधिकार होना आवश्यक है। तो ये विसंगतियां, ये डबल जो दो धाराएं चलती हैं साथ साथ समानता के साथ, तो ये अंत तक चलती रहती है और बहुत बारीक सी लकीर है जिनके माध्यम से कभी किसी तर्क के द्वारा वो सही साबित हो जाता है और दूसरे तर्क के द्वारा वो गलत। यहाँ मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊंगी जिनके माध्यम से हमें और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ विश्व स्तर के आंकड़े दिए गए हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम देखें विश्व असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े। तो यहाँ मैं लिखूंगी असमानता को दर्शाने वाले आंकड़े। कुछ आंकड़े यहाँ हैं, मैं भारत के संदर्भ में भी दूंगी, अभी तो ये विश्व स्तर के हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि दुनिया के 50 अमीर आदमियों को सामूहिक आमदनी जो है दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है। यानी विश्व के 50 अमीर आदमियों की आमदनी, अमीर लोगों की आमदनी सामूहिक रूप से दुनिया के सबसे गरीब 40 करोड़ लोगों की आमदनी के बराबर है, आमदनी के बराबर है ना। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि क्या कितनी असमानता है। यानी यहाँ सिर्फ 50 लोगों के पास उतनी आमदनी है, उतना पैसा है जितना कि 40 करोड़ लोगों के पास भी मिलकर इकट्ठा होता है। तो ये कितनी बड़ी विसंगति है, 40 करोड़ और 50 व्यक्ति, है ना। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या दुनिया की कुल आमदनी में हिस्सा केवल 5% है, ठीक है। विश्व की 40% आबादी का जो हिस्सा है मात्र 5% है, मात्र 5% है, ठीक है। और वहीं पर 10% अमीर की दुनिया को 25% आमदनी पर नियंत्रण करते हैं, वहीं 10% अमीर
54, है ना, हाँ 54% आमदनी पर नियंत्रण करते हैं, आमदनी पर नियंत्रण करते हैं, नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ क्या है, यानी पूरे 40%, 40% लोग जो है, आबादी जो है दुनिया की, उसके लोगों के पास कितना हिस्सा है, मात्र 5%। पूरी जो आमदनी है उसका 5% है 40% लोगों के, वहीं मात्र 10% लोगों के पास 54% आमदनी पर वो नियंत्रण है, उनके पास कब्जा, उनके पास है 54% पैसा, है ना, विश्व की जो कुल आय है उसका। तो ये कितना बड़ा अंतर है। इसी प्रकार से हम देखें और आगे चलेंगे तो देखेंगे कि बड़े औद्योगिक देशों की आबादी का 25% हिस्सा रहता है, यानी पहली दुनिया के देशों में, पहली दुनिया के देशों में क्या है, विश्व की 25% आबादी रहती है, विश्व की 25% है ना आबादी रहती है, ठीक है, आबादी रहती है। परंतु उद्योग कितने हैं वहां पर, उद्योग वहां पर 86% उद्योग रहती है, परंतु 86% उद्योग इन्हीं देशों में है ना, इन्हीं देशों में। अब आप देखो कितना अंतर है, इन्हीं देशों में है। तो यानी 25% लोग रह रहे हैं उन देशों में, आबादी कम है पर औद्योगिकरण बहुत ज्यादा है, तो आमदनी भी ज्यादा है ना, जैसा कि हम देख रहे हैं। इसी प्रकार से अगर उपभोग की बात करें, उपभोग जो करते हैं ये लोग, यानी पहली दुनिया के देश के जो नागरिक हैं, वो जो उपभोग करते हैं, जो पिछड़ी दुनिया के देश के लोगों के मुकाबले बहुत अधिक है। ये 10% अधिक पानी यूज करते हैं, 10% वो, और उनसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा ऊर्जा यूज करते हैं ना। अब यहाँ हम देखें कि अगले देशों में के निवासी, चीन जैसे विकासशील देश के निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना ऊर्जा और 13 गुना अधिक लोहा ये लोग यूज करते हैं। तो ये आंकड़े कोई रटने वाले नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए दिए हैं आपकी पुस्तक में कि कितना अंतर है। इसी प्रकार से इन लोगों ने क्या किया है, जो उत्सर्जन है, जो हानिकारक गैसों का उत्सर्जन है, वो इन्हीं की वजह से, क्योंकि यहाँ 86% तक उद्योग है, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है, जो पिछड़े देश हैं उनको भुगतना पड़ता है। यहाँ एक और आंकड़ा दिया है कि जो लोग हैं गर्भावस्था के दौरान, नाइजीरिया जो कि गरीब देश है, 18 में से 1 मामला है गर्भावस्था के दौरान जो मृत्यु का खतरा है, वो नाइजीरिया में कितना है, 18 केस में से 1 केस। वहीं जो विकसित देश है आपका कनाडा, कनाडा में इसका स्तर कितना है, 8700 में से, यानी 8700, 8700 मामलों में से मात्र 1 मामला। तो कितना अंतर है ना, क्योंकि वहां सुविधाएं नहीं है, वहां सुविधाएं। और अब तो ये हो गया है कि इन्होंने अपने यहाँ के जो कारखाने थे, वो औद्योगिक जो जहरीली गैसें छोड़ते थे, उनको विकासशील देशों में लगाना शुरू कर दिया, यानी उनके कहते हैं कि विकास का जो लाभ है वो तो वो पा रहे हैं, और उसकी हानिकारक जो प्रभाव है वो विकासशील देश या विकासशील दुनिया जो है उनके देशों को झेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये अंतर है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के भी कुछ आंकड़े यहाँ दिए हैं जिससे आप समझ सकते हो असमानता का, अपने आप खुद देखना है इसको आंकड़ों को, ठीक है। एक वो दूंगी मैं, जिनके पास क्या है, जिनके पास है ये चीज है ना, परिवार जिनके पास है, इन परिवारों को वो चीजें वस्तुओं के नाम देंगे जिनके पास है। और दूसरा है ग्रामीण परिवार, ग्रामीण परिवार, और यहाँ है शहरी परिवार, ठीक है, शहरी परिवार। तो यहाँ कुछ डाटा दूंगी जिनको आप टैली कर सकते हो अपने आसपास, अपने गांव, अपने शहर, जहां भी आप रहते हैं कि हाँ ये चीजें हैं कि नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे बिजली का कनेक्शन, यहाँ नंबर 1 पे है बिजली का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन। तो कितने लोगों के पास है, यहाँ है 44 लोगों के पास है, 44%, और यहाँ कितना है शहरी में 88%, ठीक है। दूसरे नंबर पर है जो है मकान में सरकारी नल का कनेक्शन, मकान में सरकारी नल का कनेक्शन, सरकारी नल
कनेक्शन। ये यहाँ आप देखें असमानता को दर्शाने वाले आंकड़े, ये 2001 की जनगणना है ना, 2001 जनगणना है ना, इसके अनुसार है ये आंकड़े जो मैं लिख रही हूँ। तो सरकारी नल कनेक्शन जो है ग्रामीण परिवारों में कितना होता है, ग्रामीण परिवारों में होता है 10%, ठीक है, और शहरी परिवारों में कितना होता है, 50% होता है ना। इसी प्रकार से तीसरा जो है वो है मकान में स्नान घर। मकान में बाथरूम जो होता है ना, स्नान घर, स्नान घर। तो ये गांव में कितना होता है, आज भी गांव में कोई बाथरूम नहीं बने होते हैं ना, बाहर ही नहा लेते हैं। तो ये है 23%, 23%, ठीक है। और शहरों में ये कितना है, ये 70% है, 70% शहरों में ये 70% लोगों के पास होता है। अगला जो है चौथा वो है टेलीविजन यानी टीवी। तो टीवी जो है कितने लोगों के पास होता है, ये 19 लोगों के पास होता है, 19% लोगों के पास, ठीक है, या 19 लोग या 19%, जो भी हम माने, प्रतिशत में ही है ये। और इधर है 64% लोगों के पास होता है, ठीक है। अगला जो है वो है स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल। पांचवा मोटरसाइकिल ही लिख देते हैं ना, मोटरसाइकिल या वाहन लिख रही हूँ, उसमें कार भी हो सकती है, ठीक है। ये कितने लोगों के पास है, मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं तो अपन, ये 7% लोगों के पास है गाँव में, 2001 की जनगणना है, और ये यहाँ 25% लोगों के पास है, ठीक है। और इसी प्रकार से एक और है कार, जीप। हाँ, ये वाहन यहाँ नहीं करेंगे, मोटरसाइकिल, क्योंकि नीचे अलग से ऑप्शन इन्होंने दिया है मोटरसाइकिल, है ना। और यहाँ अपन करेंगे कार यानी 4 व्हीलर, जीप या कार, कोई भी 4 व्हीलर जो है, ठीक है। तो वो कितने परसेंट, 1% लोगों के पास है, जो कि गाँव में जो समृद्ध लोग होते हैं उन्हीं के यहाँ होती है, ठीक है। और ये कितने लोगों के पास है, 6% लोगों के पास। तो ये आंकड़े आपको समझ में आ जाएंगे कि ग्रामीण परिवार और शहरी परिवारों में कितना अंतर है ना। जो सुविधाएं मूलभूत ग्रामीण परिवारों में बहुत न्यूनतम है, वो अधिकांश परिवारों को ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में मिल जाती है। तो ये आंकड़े असमानता को दर्शाते हैं। कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं, एक तरफ तो बहुत आलीशान महल होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें झुग्गी झोपड़ी देखने को मिलती है। उसी प्रकार से कहीं तो आधुनिक सुविधा से, सारी संपूर्ण सुविधाओं से लैस जो स्कूल मिलेंगे आपको प्राइवेट, जिनमें बच्चे पढ़ते हैं, दूसरी तरफ वहाँ पेयजल, शौचालय, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, विद्यालय भवन भी नहीं होता, ऐसे स्कूल्स होते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं। तो ये अंतर हमें दिखाई देता है और यही असमानता की धारणा को जन्म देता है। हम जब ये देखते हैं तो हमें, आप अपने परिवार से देखेंगे कि कभी कोई कपड़े आते हैं, कुछ दिलाया जाता है तो कहते हैं कि इसको दिला दिए, मुझे नहीं दिलाया। ये जो बात है ये बहुत छोटी सी, हम माता पिता हमारे यहाँ कह देते हैं कि अरे अब की बार तुम्हें दिला देंगे, क्योंकि उनका बजट नहीं होता है ना, ये सत्य है। माता पिता के लिए तो ये सत्य है, उनके बजट नहीं होता, तो वो एक एक करके, अभी इसको ज़्यादा जरूरत, वो तो अधिक आवश्यकता देखते हैं कि इसको अधिक आवश्यकता है। जैसे कोई बीमार बच्चा है तो उसको ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता होती है, उसको पोषण युक्त खाना ज़्यादा देना पड़ता है, जबकि उनकी क्षमता नहीं है कि सभी को वो मानक जो पोषण मिलना चाहिए वो सभी को उपलब्ध करा सके, उनकी आमदनी इतनी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जो सबसे कुपोषित होगा, जो बीमार रहता है, उस बच्चे को दूध मिलता है, उस बच्चे को कभी फल मिल जाते हैं, क्योंकि वो उस समय डॉक्टर ने कहा है। तो ये वो असमानता ऐसी असमानता नहीं है जैसे कि हम ये देख रहे हैं, है ना। वो असमानता परिस्थिति जन्य है, यानी उनके पास परिस्थितियां ऐसी हैं इसलिए वो भेदभाव होता है। लेकिन बच्चे के मन में प्रश्न आता है, इसको ऐसा, मुझे ऐसा। तो वो जो घर से, परिवार से जो सोच चलती है, जो विचार चलता है, वो पूरे समाज में व्याप्त है ना। लेकिन यहाँ समाज की जब हम बात करें तो मनुष्य होने के नाते उसको एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। वो जब नहीं होता है तो लोगों के असंतोष होता है कि मैं भी एक मनुष्य हूँ, मेरे अंदर भी वही रखता है जो उसके में, तो फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों। तो फिर कल, आज तो क्यों वाला चैप्टर पे हमने बात की है, क्यों वाला जो विषय है, टॉपिक है, वो लिया है। कल हम अगला जो असमानता या समानता क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर आगे बढ़ाएंगे इसको। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद। और अपना ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अभी आपकी प्रश्नोत्तर सीरीज, आपका अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है सिलेबस, 12th का हो गया है, तो मैंने प्रश्नोत्तर शुरू करवा दिए, है ना। तो आप अपना सब्सक्राइब कर लेंगे तो भले शेयर कोई टीचर आप तक ना कर पाए, पर वो स्वतः आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।
हमें साल भर परीक्षा तक पूरा आपके साथ जुड़े रहना है और उसके लिए आवश्यक है कि आपको प्रतिदिन, अब जैसे मैंने ये पढ़ाया, इसका एक पार्ट आपको मिल गया, दूसरा नहीं मिला, तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, या फिर दूसरा मिल गया, पहला नहीं मिला, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी जितनी भी वीडियो डलेंगी वैसे आप तक पहुँच जाएंगी। तो ध्यान रखिए अपना। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।